उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज की इस क्लास में हम नियोजन यानी प्लानिंग का मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम नियोजन की प्रासंगिकता को जानेंगे, ठीक है। ये प्रासंगिक है आज के समय में या नहीं, ठीक है, और है तो क्यों है, अपना तर्क देंगे। तो इन दो टॉपिक्स को, इन जो दो कंटेंट है, इनको अच्छे से समझते हैं ताकि आपको कभी आ जाए तो आपसे छूटे ना, आप अच्छे से इवैल्यूएशन कर सकें और टू द पॉइंट समझते हैं, ठीक है। ऐसे स्पीची टाइप नहीं, टू द पॉइंट समझते हैं। तो चलिए हम इसका मूल्यांकन करते हैं जेम्स के आधार पर। हमने आपको जब नियोजन का उद्देश्य पढ़ाया था तो उसमें हमने नियोजन के उद्देश्य में एक वर्ड शब्द दिया था, जेम्स, GEMS, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, समृद्धि, समता, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता। इन 4 मुद्दों पर हम इसका विश्लेषण करते हैं क्योंकि नियोजन का तो मुख्य उद्देश्य यही है। तो इसके आधार पर हम इसका मूल्यांकन करते हैं कि क्या भारत सच में ये जो नियोजन के उद्देश्य थे उनको प्राप्त कर पाया है। तो हम इन्हीं आधार पर इसका मूल्यांकन करते हैं। तो पहला क्या था जेम्स में, जी मीन्स ग्रोथ यानी समृद्धि। तब हम इसका मूल्यांकन करते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं, इसका सकारात्मक पक्ष देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में तो भारत की जो कुल बचत थी कितनी थी, 9%। और समृद्धि दर कितना था, समृद्धि दर जो हमारा था 2 से 3% के बीच में लाई करता था, बीच में रिले करता था। बट हम देखते हैं कि नियोजन के पश्चात यही समृद्धि दर कितना हो गया, 5 से 6% हो गया। भारत में समृद्धि दर कितना हो गया, 5 से 6% हो गया, ठीक है। और जो हमारी बचत है वो भी कितनी हो गई, 13.7 के अप्रोक्सीमेट पहुंच चुकी है। साथ में हम देखते हैं कि जो औद्योगिक समृद्धि दर है वो भी कितना हो गया, 5 से 6% हो गया। तो हम देखते हैं कि हाँ, समृद्धि दर का टारगेट जो उद्देश्य था वो हमने प्राप्त किया। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ चुनौतियां नहीं है, चुनौतियां भी हैं। तो इसकी चुनौती क्या है, पहली चुनौती यही है कि समृद्धि दर में समृद्धि समावेशी ना होकर के क्या रही, अपवर्जित रही। इंक्लूसिव ना होकर के अपवर्जिव रही। इंक्लूसिव समावेशी का मतलब है, एक नारा आपने सुना होगा, सबका साथ सबका विकास, यही है समावेशी। तो जो समृद्धि थी वो समावेशी ना होकर, समावेशी का मतलब होता है कि सब तक ना पहुंचकर ये कुछ लोगों तक सीमित रही। यानी जो लाभ था, लाभ कुछ ही लोगों को प्राप्त हुआ, ठीक है। सब लोग इसका लाभ नहीं ले पाए, ये इसकी चुनौती रही। तो पहला क्या था, ग्रोथ, समृद्धि, उसका हमने सकारात्मक पक्ष जाना और चुनौती जानी, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, इक्विटी, समता। अब समता का हम सकारात्मक पक्ष जानते हैं। हम जानते हैं कि भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय में क्या हुई, वृद्धि हुई। हम जानते हैं कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, जो औसत आय है वो कितनी है, 1,75,000 है, जो पहले बहुत कम थी। तो प्रति व्यक्ति आय में क्या हुई, वृद्धि हुई, यानी समानता आया थोड़ा सा। साथ ही साथ हम देखते हैं जिससे क्या हुआ, क्रय शक्ति, क्षमता भी बढ़ी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। और एक और चीज हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट ये जानते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में है वहां भी क्या हुई, आय में वृद्धि हुई। अब ग्रामीण क्षेत्रों में आय में वृद्धि हुई तो क्या हुई, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की जो आय की असमानता थी वो भी क्या हुई, थोड़ी कम हुई, ठीक है। तो ये दूसरा था, समता का सकारात्मक पक्ष था। अब ऐसा नहीं है कि इसमें भी कुछ चुनौतियां नहीं थी, इसकी भी कुछ चुनौतियां थी। जैसे इसमें भी जो प्रति व्यक्ति आय था, यह वृद्धि समावेशी ना होकर के क्या थी, अपवर्जित थी। यानी हम जानते हैं कि जब हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, देश की जो कुल इनकम होती है उसमें कुल जनसंख्या का भाग दे देते हैं और जितना निकल आता है हम मान लेते हैं कि हर व्यक्ति की आय इतनी है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। आप ऐसे समझिए कि आपके घर में 3 लोग हैं, ठीक है। अब 3 लोग कमाते हैं जिसमें से कि एक व्यक्ति कमाता है अकेले 50,000, 2 कुछ भी नहीं कमाते। अब हमें औसत निकालनी है उस घर की, तो कैसे निकालेंगे, हम 3 व्यक्ति का रेशियो लेके चलेंगे, तीनों को मानेंगे कि तीनों कमाते हैं। तो 50,000 में हम 3 का भाग दे देंगे और जो निकलेगा हम बांट देंगे कि भाई तीनों इतने इतने कमा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में कमा कौन रहा है, एक कमा रहा है ना। तो जब औसत आय निकाली गई 1,75,000 तो एक्चुअली में समावेशी नहीं थी, वो अपवर्जित थी, ठीक है। तो ये इसकी चुनौती थी। यानी लाभ कुछ लोगों तक यहाँ भी क्या रहा, सीमित रहा। यानी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, गरीबी में वृद्धि हुई तथा भारत का जो गिनी गुणांक है वो भी बढ़ा। गिनी गुणांक क्या है, ये आप पॉवर्टी टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए, गिनी गुणांक का मतलब होता है ये एक मापन है। जैसे असमानता को मापने का क्या है, एक मापन है। असमानता को, आय की असमानता को मापने का एक मापन है। जैसे आप लिक्विड चीजों को नापते हैं लीटर में, सॉलिड को केजी में नापते हैं, किलो में, है ना। वैसे ही नापने का एक तरीका है कि किस व्यक्ति की कितनी आय है, जो असमानताएं हैं उसको नापने का एक तरीका होता है। इसको बोलते हैं गिनी गुणांक, असमानता को मापने का मापन है, ठीक है। तो गिनी गुणांक में वृद्धि हुई, ये इसकी चुनौती रही। तीसरा हम जानते हैं मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। अब आधुनिकीकरण का सकारात्मक पक्ष क्या था, हम देखते हैं कि देश में आजादी के बाद निरंतर नवीन और अत्याधुनिक आधारभूत संरचनाओं का क्या हुआ, निर्माण हुआ। नवीन अत्याधुनिक आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हुआ। जैसे हम देखते हैं कि बंदरगाह बना, मेट्रो, वंदे भारत, जैसे हम देखते हैं कि DFC, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक्सेट्रा, इनका निर्माण हुआ। साथ ही हम देखते हैं कि आधारभूत संरचना का निर्माण अर्थव्यवस्था में क्या पड़ा, अर्थव्यवस्था में कैसा डालता प्रभाव डाला, गुणक प्रभाव डाला। जो आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हुआ वो अर्थव्यवस्थाओं में कैसा प्रभाव डाला, अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव डाला। यानी अगर आधारभूत संरचना कहीं अच्छी होती ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो हम देखते हैं वहां की अर्थव्यवस्था तेजी से बूम करती है। आधारभूत संरचना का बहुत बड़ा रोल होता है इकोनॉमी में। तो अर्थव्यवस्था में इसने कैसा प्रभाव डाला, गुणात्मक प्रभाव डाला। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वर्तमान में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है और डेटा माइनिंग इत्यादि ने भी क्या किया, ना केवल आधुनिकता को बढ़ाया, यानी मॉडर्नाइजेशन जो उद्देश्य था नियोजन का उसको तो बढ़ाया ही, साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसके द्वारा कृषि उद्योग और सेवा के विकास में भी बल मिला। एग्रीकल्चर फील्ड में
इंडस्ट्रियल फील्ड में और सर्विस सेक्टर में भी क्या हुआ, तेजी से बल मिला और वो भी तेजी से बूम हुए। और भारत तो सेवा सेक्टर में विश्व में नंबर 1 पे आता है ना। तो हम देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन भी आया, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मॉडर्नाइजेशन आया तो इसमें कुछ चुनौतियां नहीं रही, इसमें भी चुनौतियां थी। जैसे कि भारत में अन्य विकसित देशों की अपेक्षा लॉजिस्टिक लागत अधिक होती है। अब लॉजिस्टिक लागत क्या है? लॉजिस्टिक लागत का मतलब होता है कि जैसे कच्चे माल की प्राप्ति से लेकर उसके प्रसंस्करण के पश्चात उपभोक्ता तक पहुंचने का जितना पूरा लागत होता है वो होता है लॉजिस्टिक लागत। यानी अगर आपको चीनी चाहिए, अब वो चीनी को पहले गन्ना को उगाया गया किसान द्वारा खेत में, तो किसान ने गन्ना उगाया, वहां से गन्ने का अधिग्रहण हुआ, मिल मालिकों ने अधिग्रहण किया, उसको प्रसंस्कृत किया, उसका पूरा चीनी बनाया, और वहां से बनाने से लेकर यानी अधिग्रहण किया तो क्या हुआ, परिवहन हुआ, उसका भंडारण किया, फिर उसका प्रसंस्करण किया यानी प्रोसेस्ड किया, और उसके पश्चात विभिन्न प्रकार के थोक विक्रेता गए, फिर रिटेलर के पास गया, फिर आप तक आया, उपभोक्ता तक आया, है ना। तो इतनी लंबी जो प्रोसेस थी, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये सारी प्रोसेस इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक लागत, ठीक है। यानी कच्चे माल की प्राप्ति से लेकर प्रसंस्करण से लेकर उसका उपभोक्ता तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक लागत। तो भारत में लॉजिस्टिक लागत बहुत महंगा पड़ता है, क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत उच्च क्वालिटी का आधारभूत संरचना नहीं है, आधारभूत संरचना यहाँ पर अभाव है। साथ ही हम देखते हैं कि भारत में ICOR अधिक है। अब ICOR क्या है? इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, आप कंटिन्यू होंगे तो आपको सब पता होगा, बहुत डिटेल में बताया गया, ठीक है। तो ICOR क्या है? अधिक है। ICOR देखो क्या होता है, COR क्या होता है, COR से ICOR बना है। जैसे कि मैं ये क्लेचर है, ठीक है, इसको बनाया गया, अब एक क्लेचर को बनाने में 10 रुपए लग रहा है, ठीक है। बल्क में अगर मैं क्लेचर बना रही हूँ तो 50 क्लेचर मैंने 10 रुपए बना लिया। अब अगर एक क्लेचर को मैं बना रही हूँ तो मुझे और ज्यादा महंगा पड़ रहा है, एक चीज को बनाने में और उतना लागत, मतलब एक चीज को उत्पादित करने में जो लागत पड़ रहा है वो ज्यादा पड़ रहा होता है। अब बल्क में बनाओ तो भी पड़ रहा है, लेकिन अगर एकल बनाओ तो और ज्यादा पड़ रहा है। तो ICOR और COR भारत में क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। भारत में मांग आधारित कौशल युक्त श्रमिकों की भी भारी कमी है। भारत में आपूर्ति आधारित तो श्रमिक हैं, लेकिन मांग आधारित श्रमिक नहीं है। आपूर्ति और मांग में अंतर होता है ना। मांग मतलब होता है हमें क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब श्रमिक तो मिल रहे हैं लेकिन वैसे श्रमिक नहीं, स्किल्ड नहीं है। कौशल युक्त श्रमिकों का भी क्या है, अभाव है। ये भी क्या थी अपने आप में चुनौती। चौथा हम देखते हैं सेल्फ रिलायंस, ठीक है, यानी आत्मनिर्भरता। भारत के अब इसमें इसका सकारात्मक पक्ष क्या हुआ, क्या सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता भारत प्राप्त कर सका, यानी भारत आत्मनिर्भर हो सका या नहीं। तो इसका सकारात्मक पक्ष देखिए कि भारत के निर्यात में लगातार वृद्धि हुई। निर्यात में लगातार वृद्धि से यह पता चलता है कि भारत की वस्तुओं की कीमत विदेश में है, यानी विदेश में भारतीय निर्माण की वस्तुओं की मांग है, ठीक है, हमें ये पता चला। साथ में हम इसका सकारात्मक एक और पक्ष देखते हैं कि सरकार द्वारा आत्मनिर्भरता के लिए किए गए प्रयास के अत्यंत लाभदायक परिणाम प्राप्त हुए, जैसे ODOP यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। साथ ही यूनिटी मॉल की अवधारणा। यूनिटी मॉल क्या होता है? यूनिटी मॉल का मतलब होता है भारत ने एक लक्ष्य रखा है कि भारत हो या विश्व का कोई भी देश हो, वहां ऐसे मॉल का निर्माण करना, ऐसे मॉल की स्थापना करना जहां भारत के प्रत्येक जिलों का उत्पाद मिलता हो, हर एक जिले की जो फेमस चीजें, हर एक चीज का हर जिले की हर चीज का जो प्रोडक्ट है, हर जिले की हर चीज वहां मिले उस मॉल में। ऐसे मॉल की स्थापना करना, चाहे भारत में हो या विश्व में, ठीक है। तो यूनिटी मॉल का भी कॉन्सेप्ट की अवधारणा आई। वोकल फॉर लोकल की भी अवधारणा आई, ठीक है, आत्मनिर्भरता में हमने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत में PLI और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के द्वारा देश में क्या हुआ, विनिर्माण क्षेत्र को भी क्या हुआ, बढ़ावा मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को बढ़ावा मिला, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिला। साथ में हम देखते हैं पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल का मिश्रण, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। हमने देखा पेट्रोल और डीजल में हमने एथेनॉल को मिलाया, सौर ऊर्जा को भी क्या दिया, हमने बढ़ावा दिया, है ना। देश में उपलब्ध लिथियम के भंडार का भी क्या किया, हमने सकारात्मक प्रयोग किया। विदेशों से कम निर्भरता हुई हमारी, विदेशों पे जो हमारी निर्भरता थी वो क्या हुई, कम हुई, और आत्मनिर्भरता के लिए विशेष कदम हमने उठाए, ठीक है। तो हमने देखा कि हम आत्मनिर्भर भी हुए, ठीक है, इन स्टेप्स में। लेकिन ऐसे नहीं कि यहाँ भी चुनौतियां नहीं थी, यहाँ भी चुनौतियां थी। जैसे अभी भी भारत में जो आयात है वो बड़े स्तर पर होता है, आज भी भारत में बहुत बड़े स्तर पर आयात होता है, और डिफेंस में तो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। साथ में जो चालू खाता घाटा है, जिसके कारण चालू खाता घाटा क्या होता है, वो लगातार बढ़ रहा है। आयात अधिक होने से डॉलर के मुकाबले रुपए में मूल्य ह्रास होता है। भाई आयात करेंगे तो देश से डॉलर बाहर जाएगा, अब देश से डॉलर बाहर जाएगा तो क्या होगा, रुपए रहेगा। अब जिसकी मात्रा अधिक होगी उसके मूल्य में कमी हो जाएगी, तो रुपए का मूल्य ह्रास होगा, और रुपए का मूल्य ह्रास होगा तो क्या होगा, मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी, है ना। तो मुद्रास्फीति की दर में भी क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। ये भी चुनौती रही है, ये चुनौतियां हमने देखी क्योंकि हमारा आयात ज्यादा होता है। साथ में हम एक और चुनौती देखते हैं कि विदेशी कंपनियों द्वारा अत्यधिक निवेश से सरकार के निर्णय लेने की क्षमता भी क्या हुई, सीमित। सरकार बार बार मोटिवेट करती है कि विदेशी लोग आए निवेश करें, लेकिन जब वो निवेश करते हैं तो सरकार की भी अपने निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। हम अपनी मनमानी करेंगे तो फिर लोग निवेश क्यों करेंगे हमारे देश में आगे, तो इससे भी सरकार की निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है, ये भी एक चुनौती है। तो ये हमने देखा कि जो नियोजन है, जो प्लानिंग है, उसके क्या जो हमने जो लक्ष्य थे, जो टारगेट्स थे, उनको क्या हम पूरा कर पाए, यानी नियोजन का जो हमने मूल्यांकन किया जेम्स के आधार पर, क्या हमने उनको पूरा किया, उसके सकारात्मक पक्ष क्या थे और उसके नकारात्मक पक्ष क्या थे, हमने दोनों को जाना। अब हम जानते हैं नियोजन की प्रासंगिकता, ठीक है, कि भारत में वर्तमान में नियोजन प्रासंगिक है या नहीं। हम जानते हैं कि अर्थशास्त्रियों का एक गुट है
अर्थशास्त्रियों का एक गुट मानता है कि विश्व के अधिकांश देशों की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था को भी कैसी होनी चाहिए, बाजार आधारित होनी चाहिए। जब हम नियोजन की प्रासंगिकता के बारे में चर्चा करते हैं तो अर्थशास्त्रियों का एक ऐसा समूह जो बोलता है कि भारत को भी विश्व के अधिकांश देशों की तरह एक बाजार व्यवस्था होनी चाहिए। बाजार व्यवस्था का क्या मतलब है? बाजार व्यवस्था का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई पे होना चाहिए। अब डिमांड एंड सप्लाई का मतलब ये होता है कि जो मांग हो उसके आधार पर उसको पूर्ति कराई जाए। अगर मांग के आधार पर पूर्ति होगी तो आवश्यकता के आधार पर पूर्ति नहीं होगी। यानी मांग के आधार पर पूर्ति का मतलब होता है मांग और आवश्यकता, यानी एक हमने बोला डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, एक है नीड एंड सप्लाई, आवश्यकता। अब मांग में और आवश्यकता में अंतर होता है। मांग क्या होता है? देखो आवश्यकता क्या होता है, पहले आवश्यकता को समझिए। आवश्यकता मतलब जरूरत, जो मूलभूत चीजें जो बहुत जरूरी है, ठीक है, ये आवश्यकता होगी। और मांग क्या होती है? जब हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। जब पेट भरा होता है तो लगता है थोड़ा ये चीज खा लो, थोड़ी चटपटी चीजें खाने का मन करता है ना। लेकिन जब भूख लगी होती है ना, उस वक्त भाई रोटी मिल जाए, किस तरह से कुछ भी मिल जाए यार, कुछ पेट भर जाए, ये होती है आवश्यकता। जब हम बोलते हैं यार कुछ मिल जाए यार, बहुत भूख लगी है। लेकिन जब पेट भरा होता है तो लगता है थोड़ा सा चाट खा लें, थोड़ा टिकिया खा लें, थोड़ा मोमोज खा लें, ये खा लें, वो खा लें। ये क्या हमारी मांग है। यानी जब आवश्यकता पूरी हो जाती है तो हमारी डिमांड्स बढ़ती हैं, ठीक है। तो विश्व के कुछ अर्थशास्त्री बोलते हैं कि भारत को, अब हम मूल्यांकन वो कर रहे हैं, प्रासंगिकता पे चर्चा कर रहे हैं, नियोजन की प्रासंगिकता पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो विश्व के अधिकांश अर्थशास्त्री मानते हैं कि भारत को एक बाजार आधारित व्यवस्था होनी चाहिए। बाजार आधारित व्यवस्था का मतलब डिमांड एंड सप्लाई पर होनी चाहिए, यानी मांग और आपूर्ति के संबंध में होना चाहिए, ना कि मांग और आवश्यकता पर। लेकिन आप जानते हैं कि भारत में 72%, लगभग 72% जनसंख्या गांव में निवास करती है। और भारत की एक लंबी जनसंख्या, गरीबी रेखा, और थोड़ी जनसंख्या थोड़ी कम कर दीजिए, यानी लगभग 7.5 करोड़ के लगभग लोग अति गरीबी रेखा से नीचे हैं। अति गरीबी रेखा से नीचे, यानी 1/4 जनसंख्या अति गरीबी रेखा से नीचे है, जिसको मांग से ज्यादा आवश्यकता की जरूरत है। वो डिमांड अभी कम कर रही है, वो अपनी नेसेसिटी पे ध्यान दे रही है, वो अपनी आवश्यकता पे ध्यान दे रही है, अपनी जरूरत पे ध्यान दे रही है। तो अगर भारत डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड हो जाएगा, ना कि नीड एंड सप्लाई पे, तो वो जो एक बहुत बड़ा तख्ता है उसके अनुसार तो चीजें उत्पादित नहीं होंगी, उसकी आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी? ये तो भी बहुत ज्यादा असमानता फैल जाएगी समाज में, असमानता फैलेगी, सामाजिक न्याय कम होगा, फिर असंतोष होगा, अराजकता फैलेगी, है ना। तो उनका तर्क बिल्कुल सही नहीं था, ठीक है। तो नियोजन की आवश्यकता को हम देखते हैं कि नियोजन की जो आवश्यकता है वो है। नियोजन क्या है? ये जो तर्क दिए जा रहे हैं इनको खंडित करता है। यानी नियोजन जो है वो क्या करता है? रणनीति बनाता है कि सबका विकास हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। तो हम देखते हैं कि नियोजन की हमारे देश में आवश्यकता है। तर्क आप दीजिए, क्यों आवश्यकता है, प्रासंगिक क्यों है अभी भी? पहला, भारत में लगभग 1/4, 1/4 जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है, आप जानते हैं, पहला तर्क। यानी अगर ये इस अनुपात को कम करना है, इनका भी विकास करना है, तो हमें नियोजन की जरूरत है, हमें प्लानिंग की जरूरत है, हमें रणनीति की जरूरत है, चाहे वो कोई सा भी नियोजन हो, ठीक है। दूसरा, हम देखते हैं कि मानव विकास ह्यूमन इंडेक्स जो है, सूचकांक में भारत की स्थिति लगातार गिरती आ रही है। ह्यूमन इंडेक्स जो SDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें 193 देश है। 193 देश में भारत 130वें देश में आता है। मानव विकास सूचकांक में भारत 193 में 193 देशों में 130 देशों में आता है। ये स्थिति है भारत की। तो क्या लगता है यहाँ रणनीति की जरूरत नहीं है? होनी चाहिए यहाँ रणनीति की जरूरत। तीसरा, हम देखते हैं कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में जो ब्रिक्स देश हैं, ब्रिक्स देशों में भारत सबसे निचले पायदान में है। और जब हम वैश्विक भुखमरी सूचकांक में देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखते हैं, तो उसमें 127 देशों की सूची में भारत 105वें देश में आता है, जो कि नेपाल और बांग्लादेश से भी भारत पीछे है। तो क्या आपको नहीं लगता कि भारत में नियोजन की आवश्यकता नहीं है? यानी भारत में नियोजन की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये भारत में नियोजन की प्रासंगिकता थी कि भारत में नियोजन की आवश्यकता है, भारत में नियोजन प्रासंगिक है, अगर हमें सच में सबका साथ सबका विकास चाहिए तो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि नियोजन की प्रासंगिकता क्या है भारत में, और साथ ही साथ आप ये भी समझ पाए होंगे कि नियोजन का जो मूल्यांकन है वो कैसा किया गया है, हमने मूल्यांकन करके जो निष्कर्ष निकाले वो कैसे थे। तो यहां से आज से आपका प्लानिंग नियोजन खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूं आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, BOP, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए दोस्त के साथ। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।